आज की क्लास बहुत ही अहम मौजू के ऊपर है। पिछले गुज़िश्ता दिनों में हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की और समझाने की भी। उम्मीद है कि साथियों को समझ में आएगी। ख़बर रसां जो असबी निज़ाम है बिलखसूस, वो किस तरह से जिस्म में रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ख़बर रसां रिस्पॉन्स क्यों इतना अहम है। इसलिए इतना ज़्यादा अहम है कि ये आसाबी निज़ाम जो है, ये आपके उज़लात हों या गुदूद हों, सबको कंट्रोल करने के लिए, उनको एक्टिवेट डिसएक्टिवेट करने के लिए, कोई भी ऐसे कामों के लिए इनका होना ज़रूरी है। ये नहीं होंगे तो कैसे वो फंक्शन कंट्रोल में होंगे। हम एक खून को देखते हैं कि पूरे जिस्म के अंदर वो तमाम टिश्यूज़ तक, तमाम सेल्स तक पहुँचता है। तो उन टिश्यूज़ तक पहुँचने वाली दूसरी कौन सी चीज़ है, वो असबी निज़ाम है, पेरिफेरल, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पूरे जिस्म में पहुँचा होता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम पेशाब किसी को महसूस होता है, हाजत किसी क्लास के अंदर है, किसी बस के अंदर सफ़र कर रहा है, ट्रेन में, प्लेन में, कोई ऐसी सिचुएशन अनसुटेबल है कि वहाँ वो यूरिन पास नहीं कर सकता। तो ऐसी हालत के अंदर उसको जब यूरिन पास करना है और उसको हाजत हुई, तो अब उसको रोकना है कि भाई मुझे थोड़ा अभी सफिशिएंट टाइम नहीं है, सफिशिएंट जगह नहीं है, तो मैं कहीं पहुँच जाऊँ, घंटा आधा घंटा किस तरह से मैं निकाल लूँ। तो जैसे ही वो इस माहौल का, सब चीज़ों का एहसास करता है, तो उसको यूरिन पास करने की जो तलब हो रही होती है, हाजत हो रही होती है, वो रुक जाती है, उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। और कुछ देर के बाद जितना भी सफिशिएंट उसके पास टाइम होता है, उसके बाद फिर उसको एहसास होता है, फिर वो अपने आप को सोचता है। इस तरह से करते हुए जब तक उसके पास उसके मसाने में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है यूरिन को होल्ड करने की, तब तक उसको ये सिग्नल आते रहते हैं। और उसके बाद जब वो अपने सफिशिएंट किसी मकाम पे पहुंच जाता है, तो वो यूरिन को पास कर लेता है और वो तमाम लिहाज से वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मसाना बहुत भर गया है, फूल गया है, वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे तकरीबन 350-400 ml पे पहुंच चुका है, जो उसकी गुंजाइश के अतबार से। बाद में 500 ml तक भी जा सकता है। तो वो पहुंच चुका है अपने लिमिट के ऊपर, अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका है। तो क्या होगा उस वक्त, वो फिर वो चाहेगा कि कुछ एक 5-10 मिनट 7 मिनट मुझे बस वॉशरूम तक जाने के लिए मिल जाए, ताकि मैं कम से कम कंफर्ट वहाँ पहुँच जाऊँ। तो उस वक्त उसको एक्स्ट्रा, अब मसाने में तो नहीं है गुंजाइश, लेकिन एक्स्ट्रा वो एफर्ट कर रहा होता है, अपनी सोच को, अपने अवेयरनेस को अपने दिमाग में ला रहा होता है कि माहौल सूटेबल नहीं है, जिसके लिहाज से वो कुछ वक्त और मज़ीद भी निकाल लेता है। तो ये सब काम हमारे जिस्म में कैसे होता है। फिर इसमें वो लोग जो कमज़ोर हैं, उनके अंदर कोई बीमारी है, बसबब बीमारी वो अपने यूरिन को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, तो जब पहली ही या दूसरी अटैम्प्ट में ही उसको जब एहसास हुआ, तो उनको फ़ौरन यूरिन पास करना होता है। जैसे शुगर के पेशेंट वगैरह हैं, ऐसे मुख्तलिफ इन्फेक्शन के पेशेंट भी हैं, तो उनके साथ ये मामला होता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अभी यूरिन पास करने के उनको एहसास हुआ है और वो जाना शुरू हो जाते हैं वॉशरूम की तरफ, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले उनका यूरिन थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाता है, जिसको कह देते हैं कि वो एक कपड़े ख़राब हो गए, हमारे यूरिन पास जो है ना वह ना कर सके, और फिर नापाकी का मसला भी आ गया। और इसके अलावा ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जो कहते हैं कि जब हम यूरिन तो पास कर लेते हैं कंफर्टेबली, लेकिन यूरिन पास करने के बाद हमें एहसास होता रहता है कि जब हम उठ गए हैं या चल फिर रहे हैं या वहाँ से निकल रहे, तो फिर थोड़ा थोड़ा यूरिन दोबारा पास हो रहा होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा सा यूरिन कतरों की शक्ल में किसी भी सिम्टम में, या उनको दोबारा तलब करता है कि वो बाहर निकले हैं, तो कुछ देर में दोबारा वो जाएँ और फिर थोड़ा सा यूरिन दोबारा पास करके आएँ। तो इस तकलीफ में भी मुब्तला होते हैं। तो ये सब काम नॉर्मलाइज कैसे होता है और एबनॉर्मल कैसे होता है, इसमें ये प्रॉब्लम कैसे आती हैं, तशखीस जब हम सही करेंगे तो हम इलाज सही कर सकते हैं। हमारा मिशन यही है कि हम बदन इंसानी के बिलमुफरद आज़ाद तिब फितरत के तहत हम बदन को लेकर के आ रहे हैं, और जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में, ताकि उससे ये फ़ायदा हासिल हो रहा है हमें कि हमें कानून मुफरद आज़ाद जैसी ही एक अजीम दौलत समझने में आसानी होती है, और उसकी खूबियों से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम रूल कर सकते हैं इलाज मुआलजे में। उसके कानून मुफरद आज़ाद की जो खूबियाँ हैं, जो उसके अंदर तशखीस का तरीका और इलाज का तरीका एक थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी के ऊपर हम कैसे अमल कर पाएंगे, और उसके अंदर कोई कमी बेशी है उसको अपडेट हम कैसे कर सकेंगे, तो हम तब करेंगे जब हम बदन इंसानी को समझेंगे। वरना ऊन पटांग लोगों ने बहुत सारी तशरीहात की हुई, जिसको जो समझ में आता है उसने वो फेंक दी है मार्केट में, और अब उसका ऑल्टरनेट किसी के पास नहीं है, तो लोग वही ले लेते हैं। तो कचरा जो फेंका गया है वो ले लेते हैं। इसके नतीजे में अच्छा इलाज मुआवजा अक्सर तबीब नहीं कर पा रहे। मरीजों को भी शिकायत होती है कि मैं फ़लाँ तबीब के पास भी गया तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, उसके पास भी गया, तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे और उस पर ढूंढ करके अतिबा के पास पहुंच जाते हैं, और जब वो उनकी सही तशखीस नहीं कर पाते, तो
और मेरे पास तो अक्सर और बेशतर जो मरीज़ कांटेक्ट करते हैं वो अपने साबका तबीबों की ना सिर्फ शिकायत कर रहे होते हैं, नाम ले लेके उनकी चीज़ें बता रहे होते हैं, तो साथ साथ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ वो बता रहे होते हैं कि अगर मैं यूँ कहूँ कि 90% पेशेंट अपना मिजाज जो उन हकीमों से सुना या अपने तौर पर उन्होंने तशखीस कर लिया हो, वो उज़लाती असाबी बताते हैं। दिलचस्प अमर ये है कि उज़लाती असाबी तो ताकतों की एक मिजाज है, इसके अंदर तो ताकतें क़ुव्वतें होनी चाहिए, वो क़ुव्वतें उनमें होती ही नहीं है। वो मिजाज वो उनका तशखीस करके तहरीक उनको बता दी जाती है, और जब वो तशखीस ही गलत होती है तो उस पर इलाज सारे लोग गलत कर रहे होते हैं। और दूसरा, गुद्दी असाबी अद्वियात मैंने कसरत से लोगों को देखी है कि वो कोई भी इलाज कर रहे होते हैं तो अपने अद्वियात के साथ गुद्दी असाबी मिजाज की अद्वियात को वो लाजम शामिल कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं उनका इसका उनको खुद भी शायद नहीं पता होता, लेकिन वो धड़ाधड़ किए चले जा रहे होते हैं बिना समझे। और ये नालायकियाँ बताती हैं कि उनको कितना तिब्बे अबूर हासिल है। उन्होंने लाइसेंस टू किल ले लिए हुए हैं, और लाइसेंस टू किल ले करके अब बोर्ड लगा करके वो चल रहे हैं, और हमारे पास चूँकि कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, तो लिहाजा वो बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी मरीजों के इलाज में जब उनके तुक्के नहीं लगते और वो मरीज़ गड़बड़ कर रहे होते हैं, तो फिर ये बदनामी का सबब भी बनते हैं, और थोड़ा सा हमारे ऊपर एतराज़ भी आते हैं कि मुफरद आज़ाम में बातें तो ऐसी लिखी गई हैं, किताबें ऐसी भरी गई हैं, इतनी तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं, लेकिन हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट इसीलिए नहीं मिलता कि तशख़ीस गलत है। तशख़ीस गलत क्यों है? क्यों कि बदने इंसानी के बारे में, उसके निज़ामों के बारे में जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। किताबें भरी पड़ी हैं मार्केटों में, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई अलग सी चीज़ आ रही है। ये जो मैं बातें बताता हूँ, ये तमाम बातें किताबों में मौजूद हैं ऑलरेडी। साहब का बस आपकी तहकीक और रिसर्च करने का एक तरीका होना चाहिए, एक ज़ाब्ता हो जिसके तहत आप सुकून से उनको पढ़ लें, उनको समझें, उसको बार बार पढ़ें, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आइए आप चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि जो यूरिन है, ये सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मसाने में वो फिल कैसे हो रहा है। जब मसाने में फिल होगा तो खराज करेगा ना, तो हमारे पास चूँकि यूरिन इन्फेक्शन के और यूरिन से मुताल्लिका काफ़ी मरीज़ आते रहते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो हमने अपनी कुछ साबका वीडियोस के अंदर यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी तफसील से हमने कई वीडियोस के अंदर बात की। अगरचे उसके अंदर अभी मज़ीद बातें भी हम अपडेट करेंगे, लेकिन उसी सिलसिले के अंदर इस मामले को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं कि यूरिन अब मसाने में जमा हो रहा है, वो नेफ्रॉन से, गुर्दों से बन करके अब पहुँच गया, जो जो प्रोसेस होना था हो गया, अब मसाने में उसने आना है। जब मसाने में फिल होगा तो वो हमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हायर सेंटर को कैसे वो इतला करेगा, किन ज़राए से इतला करेगा, और जब वो इतला हो जाएगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पर वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद वो बाकी अहकामात किस तरह से, किस ज़रिए से, किसको भेजेगा, क्या भेजेगा, उसके नतीजे में नीचे रद्द-ए-अमल क्या आएगा, और फिर ये मामला जब बढ़ता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने हायर सेंट्रल सिस्टम यहाँ ड्रॉ किया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी हमने दिखाया है, जिसके बीच के अंदर हमने एक पोर्शन दिखाया है जिसको पैरासेंट्रल लोब्यूल्स का हम नाम देते हैं। इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, जो भी हमारे बदन की अवेयरनेस है ना, हमारे आसपास के मुताबिक कि हम कहाँ खड़े हैं, अभी हमारे यूरिन करना है नहीं करना, स्टूल पास करना है नहीं करना, अभी हमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी जो अवेयरनेस है, यानी कि जो हालात और वाक़यात के तहत जो हमें हमारे मालूम होना चाहिए, हमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वो आँखों से, कानों से, तमाम बातों से वो एनालाइज कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनालाइज अवेयरनेस का काम होता है, वो यहाँ पर होता है, तभी इसके पास इतलात आएंगी भी और इससे अहकामात जारी भी होंगे। तो अहकामात जो आते हैं तो सबको पता है किससे आते हैं, खबर रसा से, सेंसरी सिस्टम से, और जो जवाबात उसके अहकामात वापस उतरते हैं वो कौन से, मोटर न्यूरॉन्स के, यानी कि हुक्म रसा से। तिब्बे मुफरद आज़ा में तो सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन की गई है, लेकिन इसके अंदर मजीद भी और इसके अंदर क्लासिफिकेशन है जो हम बयान करते जा रहे हैं। तो अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा हो गया, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमने 2 बनाई हैं, यहाँ पर हिस्से बनाए हैं। एक हिस्से को जो हमने दिखाया है S2 S4 की नुमाइंदगी कर रहा है, सैक्रल पार्ट है, और दूसरा यहाँ पर लंबर सिस्टम है, और ये लंबर सिस्टम में L1 L3 की नुमाइंदगी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और लंबर सिस्टम से क्या होता है, लंबर सिस्टम से सिंपैथेटिक सिस्टम आउटफ्लो होता है, और सैक्रल से क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो होगा, ठीक है। यहाँ से इसका जो अहकामात होंगे वो यहाँ से फायर होंगे और वो अपने टारगेट पे जाएंगे, और सिंपैथेटिक के यहाँ से फायर होंगे और अपने टारगेट पे जाएंगे। ये एक हमने ब्लैडर बनाया है, मसाना बनाया है, इसके अंदर हमने ट्राइगोन को भी दिखाया है। ये एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है मसाने के अंदर का, और ये मसाने के अंदर का ये हिस्सा एक मुसल्लस नुमा एक
टाइप चीज़ होती है, ये इसके अंदर है। ये मोस्ट सेंसरी हिस्सा है, यहाँ पर जो सेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये हिस्से में इन्फेक्शन जो यूरिन का अक्सर कहने में सुनने में आता है कि यूटीआई वगैरह हुआ है, तो वो कहाँ होता है, वो इस जगह पर होता है। ठीक है, ये इब्तदाई पार्ट है यूरिथ्रा का, और यहाँ से यूरिथ्रा को डिज़ाइन किया गया है। यूरिथ्रा में यहाँ पर एक मसल को दिखाया गया है। कौन सा मसल है ये? इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, जो इसको होल्ड करके रखेंगे ताकि इसमें जमा होने वाला यूरिन यहाँ से बाहर पास ना हो जाए, जब तक कि इसको अहकामात ना आ जाए। इसके साथ हमने बीच में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड को भी दिखाया है निशानदेही के लिए। प्रोस्टेट के बाद यहाँ पर एक और मसल को दिखाया गया है। ये कौन सा है? ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल मसल है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल मसल या एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ये कब काम करेगा? ये उस वक्त एक्टिव होता है जब हमें ये मसाना हमारा फिल हो चुका है और अभी सफिशिएंट जगह नहीं है, और हम कुछ मिनट कुछ वक्त और थोड़ा सा उसको रोकना चाहते हैं यूरिन को, तो उस वक्त ये सख्ती से कॉन्ट्रैक्ट होगा और पेशाब को कुछ वक्त मजीद हमें सपोर्ट करेगा, और जब हम यूरिन पास कर रहे होंगे तो ये सब रास्ते खुल जाएंगे और सफिशिएंटली यूरिन पास हो जाएगा। ठीक है, मर्दों में जो ये स्फिंक्टर ये से जो है यूरिथ्रा का, ये आमतौर पे 20 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ठीक है ना, ये पेशाब की नाली जिसको हम कह रहे हैं जा रही है, तो ये 20 सेंटीमीटर तकरीबन ये होती है, लेकिन ख़वातीन में ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर की तकरीबन होती है, और इस वजह से उनको यूरिन पास करने के लिए थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि उनको ग्रेविटेशनल फोर्स जो ज़मीन से होती है वो भी उनको मिल रही होती है, जिससे उनको यूरिन पास करने में आसानी होती है, यूरिथ्रा भी कम होता है, लिहाजा उनको वो प्रॉब्लम नहीं होती जो मर्दों को होती है। और मर्दों के यूरिन पास करने में यहाँ पर एक और मसल भी मौजूद है, इसके बारे में जब हम यूरिन पास करते हुए आएंगे तो हम मजीद तफसील से बात करेंगे। यहाँ पर हमने 2 किडनीज को दिखा दिया है, और उसका यहाँ पर कलेक्टिंग ट्रैक्ट के जरिए से यूरिन इसके अंदर जमा हो रहा है। ये जो एक वॉल हमने दिखाई है, ये वॉल, ये क्या है? डिट्रोजर मसल है, और ये डिट्रोजर मसल क्या करते हैं? ये एक खास किस्म के स्पेशल मसल्स हैं डिट्रोजर, और ये इन मसल्स का क्या काम होता है कि जब इसको स्ट्रेच होना हो या इसको वापस सुकड़ना हो, तो ये स्पेशल जो मसल्स हैं बने हुए डिट्रोजर, और ये स्मूथ मसल्स हैं, डिट्रोजर स्मूथ मसल्स हैं, और ये खास क्वालिटी में बने होते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से जब इसके अंदर पेशाब को मजीद भरना है तो ये वसी होता जाएगा, फराखी इसके अंदर आएगी, और जिस वक्त यूरिन पास करना होगा तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये एकदम दबेगा, जिसके नतीजे में यूरिन आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये इसकी खास खूबी है। अब हम इनका सबका आपस का सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से काम होता है। अब सपोज ये करते हैं, अब आते हैं यूरिन इसमें फिल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये जो लाइनिंग आ रही है, जब ये पूरा फिल हो रहा होता है तो ये चूंकि खुल रहा होता है, वसी हो रहा होता है, इसके वसी होने से इसके अंदर दाखिल होने की जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक ब्लॉक भी हो जाते हैं ताकि मजीद यूरिन अभी ना आए, और हमें एहसास जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा होता है कि ताकि हम जल्द से जल्द इसको खाली करें, ताकि यहाँ जो, क्योंकि ये तो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं किडनीज, तो लिहाजा इन्होंने जो प्रोड्यूस करने का अमल बैक ना हो जाए, नुकसान का सबब ना हो, तो लिहाजा हमें फ़ौरन इसको खाली करना होता है। तो अब हम समझते हैं कि यूरिन पास होना शुरू हुआ, यूरिन इसके अंदर जमा होना शुरू हुआ, और इसने इसकी वॉल्स को धकेला। जाहिर बात है प्रेशर तो बाहर की तरफ आएगा। जब ये बाहर की तरफ प्रेशर आएगा तो क्या होगा कि यहाँ मौजूद जो सेंसरी सिस्टम्स हैं ये इसका सेंस करते हुए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा हिस्से से इसको सेंस करता हुआ दिखाया है, ये क्या होगा, इसका पैगाम लेकर के मुख्तलिफ हिस्सों से इसकी जो नर्व्स बाहर निकलेंगी, और बाहर निकल करके वो कहाँ जाएंगी? वो बाहर निकल करके ये पिछली साइड से, डॉर्सल साइड से ये क्या होंगी? इन होंगी। किसमें इन होंगी? स्पाइनल कॉर्ड में S2S4 के मकाम पर पहुंच गई, और वहां जाकर के इतला की कि ये मसाना भरना शुरू हो गया है। अच्छा, अब जब ये भरना शुरू हो गया, यहाँ पर सिग्नल आया, तो साथ ही इसने सिग्नल इधर भी दे देना है। यहाँ पर सिग्नल क्यों देना है? ये वाली जो नर्व है, ये नर्व जो वापस आ रही है, ये कौन सी है? ये पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो के लिए है। अब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व आउटफ्लो को इसलिए इसने लाना है कि इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को पास करवा देना है। लेकिन जो अडल्ट मेच्योर लोग हैं, अडल्ट हो या मेच्योर हो, जिनको पेशाब के बारे में समझ हो, जैसे बच्चों को छोटे ऐसे होते हैं कि जो पेशाब की उनको जब तलब होती है तो वो तो बता नहीं सकते, ना रोक सकते, उनका काम नहीं है, तो लिहाजा उनका ये सिस्टम इस वक्त ऑन होता है, और यही लोकली सेक्रल हिस्से में ही लोकली उनको यूरिन पास करवा देते हैं, वो अपने पेंटीज में और उसमें पेम्पर्स के अंदर वो कर देते हैं पेशाब। ठीक है,
जो उससे थोड़े बच्चे हो जाते हैं वो बेड वेटिंग कर देते हैं, बिस्तर के ऊपर बोल फिल फराश जिसको हम कहते हैं, तो वो कर देते हैं, उनको ऊपर तक सिग्नल हायर सेंटर तक जाता ही नहीं है और वो यहीं से ही पेशाब जमा हुआ और उन्होंने खारिज कर दिया। पेशाब जमा आया, सिग्नल आया उसी वक्त, तो ये एग्जीक्यूशन का अमल कहाँ पर होता है? यहाँ से होता है। यहाँ पर इतला आते ही S2 S4 से उसको दोबारा लोकल सिग्नल चला गया और उसने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ रिलैक्स करके पेशाब को बाहर खारिज करा दिया। लेकिन अडल्ट के अंदर इस सिस्टम को यहाँ पर रोकना है, तो इसको रोकने का सिस्टम कैसे होगा ताकि वो इसको ना करे? तो ये तब होगा जब ये सिग्नल जो यहाँ पर आया ये हायर सेंटर में भी जाएगा। जब हायर सेंटर में जा करके वहाँ इतला करेगा तो वहाँ से अहकामात वापस आएंगे, जिसके नतीजे में इसको भी इनहिबिट किया जाएगा कि ये अपना अमल अभी ना करे जब तक इसको कहा ना जाए। तो क्या होगा, ये जो सिग्नल्स हैं इनको ऊपर जाना है, तो इन्होंने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होते हुए, ये जो मैं इसको दिखा रहा हूँ ये स्पाइनल कॉर्ड से अंदर से होता हुआ दिखा रहा हूँ, ये होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और ये लेट सपोज होते हुए गए और इन्होंने पैरासेंट्रल लोब्यूल तक पहुंच गए और वहां तक जाकर के इन्होंने अपनी एंट्री करवा दी और वहां जाके इतला कर दी कि भाई पेशाब भरने का अमल शुरू हो चुका हुआ है। लेकिन रास्ते में साथ साथ में इन्होंने क्या किया, ये है पोंटाइन सेंटर कहते हैं, पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर। इस पोंटाइन सेंटर को भी इन्होंने जा करके क्या करना है, इनहिबिट करना है। इसको जाकर के इन्होंने इनहिबिट कर दिया, माइनस के साइन से हम बता रहे हैं, इनहिबिट कर दिया। यहाँ पर भी इसको इनहिबिट कर दिया, इतला कर दी कि भाई ये यूरिन आ रहा है। तो पोंटाइन, ये मिड ब्रेन सेंटर है, ये पोंटाइन सेंटर है, ये पोंटाइन सेंटर को, ये न्यूक्लियसिस है मुख्तलिफ, इन्होंने अमल करना है। और इस पोंटाइन सेंटर का जो सबसे अहम काम ये होता है, खास तौर पे ये बहुत सारे और काम भी करता है, लेकिन ये खास तौर पे पेशाब या स्टूल वगैरह की जो हाजत होती है उसको रोकना है या उसको पास करना है, तो उसके लिए जो रिलीजिंग ऑर्डर या होल्डिंग ऑर्डर आते हैं तो वो सारे कहाँ से आएंगे, ये पोंटाइन सेंटर से आएंगे। ये हमारे पोन, मिडब्रेल पोन्स के अंदर ये वाक़या है और उसके ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जहाँ पर तमाम किस्म के बिहेवियर या कोई भी ऐसे अवेयरनेस की जो चीज़ें होती हैं फौरी तौर पे माहौल के लिहाज से जो डिसीजन करना होता है तो ऊपर जाती है और हायर सेंटर से नीचे आता है। जब हम लफ्ज़ हायर सेंटर बोलेंगे तो इसका मुराद यही होगी कि ऊपर से आ रहा है। तो अब जब ये सेंटर से इतना ऊपर तक पहुँच गई, इसको इनहिबिट कर दिया गया, पोंटाइन सेंटर को भी इसको इतना कर दी गई कि भाई अभी ये यूरिन भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लिहाजा इसने आगे जो अपने सिग्नल भेजने होते थे जो इसको यूरिन पास करवाने के, वो सब इनहिबिट हुए हुए सर्किट, अभी सिर्फ इसका होल्डिंग है। लेकिन कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद मजीद यूरिन और भरना शुरू हो गया। अब ये और भरना शुरू हो गया तो मजीद ये सिग्नल जाएंगे स्ट्रॉन्ग। जब ये सिग्नल और मजीद जाएंगे तो ऊपर से सिग्नल आना है। किस लिए आना है? ताकि इसकी अब गुंजाइश को वसी किया जाए। तो वसी करने के लिए क्या होगा, इसके लिए लाजमी बात है कि ऊपर से कोई कमांड आनी चाहिए। जब कमांड आएगी तो आगे कोई अमल होगा। तो यहाँ पर से प्रोसेस होने के बाद सेंटर में से ये सपोज कि ये कमांड आ रही है और ये कमांड आकर के ये डिसेंडिंग पाथवे से इनको ऑर्डर्स आए और उन्होंने कहाँ पर L1 L3 के मकाम पर आकर के इसको एक्टिवेट का अमल कराया शुरू। एक्टिवेट करने का मकसद क्या है कि यहाँ से सिंपैथेटिक आउटफ्लो शुरू हो जाए। सिंपैथेटिक जब आउटफ्लो शुरू होगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो शुरू होते ही ये अपने अपने मुख्तलिफ रिसेप्टर जो भी इसके मकामात हैं उन तक जाएंगे। हमने फिलहाल यहाँ 2 दिखाए हैं, लेकिन ये और भी मकामात पे होंगे। तो उन मकामात तक ये नर्व्स पहुंच करके नॉर एपिनेफ्रीन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखा था ना कि नॉर एपिनेफ्रीन अपने रिसेप्टर पे वो रिलीज करती है, ठीक है। तो अब ये रिलीज कर रही है, कहां पर कर रही है, बीटा 3 रिसेप्टर्स पे। ये दोनों कौन से हैं, बीटा 3 रिसेप्टर्स। ये भी कौन सा है, बीटा 3। बीटा 3 रिसेप्टर पे क्या होगा कि जब इसके पास ये नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होगी तो इसने क्या करना था, बीटा 3 क्या करते हैं, रिलैक्स का अमल करते हैं, इनहिबिट करेंगे, क्योंकि स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्स करना होगा तो क्या होगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो इसको तो चूंकि अभी हमने रिलैक्स करना है ताकि इसके अंदर गुंजाइश पैदा हो जाए, तो नॉर एपिनेफ्रीन जब बीटा 3 रिसेप्टर्स पर आकर के बाइंड होती है तो इसके अंदर जो अमल होगा उस अमल के नतीजे में ये तमाम सेल्स आपस में क्या होंगे, ये रिलैक्स होंगे और इसके अंदर मजीद गुंजाइश पैदा हो जाएगी। जब इसके अंदर मजीद गुंजाइश पैदा हो जाएगी तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा था पेशाब भरने का, क्योंकि अब इसको सफिशिएंट जगह मिल गई तो ये रुक जाएगा।
इसके साथ साथ ये क्या करेगा, एज वेल एज इसने इधर आकर के इसको भी सिग्नल देना है, इसको भी यहां पहुंचना है, यहां पर भी नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करनी है। नॉर एपिनेफ्रिन यहां भी रिलीज हुई, यहां भी हुई, लेकिन यहां इसका रिसेप्टर बीटा 3 था, यहां पर रिसेप्टर कौन सा है, अल्फा 1। अल्फा 1 क्यों है यहां पर, अल्फा 1 ने कॉन्ट्रैक्शन करना था ना, कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर भी, हमने रिसेप्टर्स के बारे में कुछ बात की थी। तो अल्फा 1 रिसेप्टर ने कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्शन यहां क्यों जरूरी था, ये जहां पर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है इस मकाम पे, ये कौन सा स्फिंक्टर है, इंटरनल अंदरूनी, ये है गैर इरादी उजलात, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। इसको हम किससे जाहिर करते हैं आमतौर पे, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब ये क्या होता है, ये गैर इरादी है, इसमें हमारे इरादे का दखल नहीं है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आकर के एक्टिवेट कर दिया और इसने कॉन्ट्रैक्शन का अमल किया। कॉन्ट्रैक्शन का अमल क्यों किया, क्योंकि यहाँ से यूरिन बाहर ना निकल सके, सिंपल है। अब जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करके मजबूती के साथ रख रहा है, इसको यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है, तो दोनों के रिसेप्टर अलग, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आकर के जवाब में अपना रद्देमल दे दिया लंबर एरिया से, थोरैसिक लंबर एरिया से, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर हम इतना ज्यादा इसको ड्रॉ नहीं कर सकते थे, तो हमने थोड़ा सा मुख्तसर ही किया ताकि आप लोगों को समझने समझाने में आसानी हो। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर पहुंच गया और इसको मजीद यूरिन पास हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसने क्या काम करना था, यहाँ पर एक अहम काम जो हम यहाँ डिफाइन थोड़ा सा रह गया हमारा, वो भी हम आपको बता देते हैं साथ साथ में, कि हमने यहाँ पढ़ा था कि जब ये यहाँ पर सिग्नल आते हैं, जब ये सिग्नल गए, ठीक है, जब ये सेंसरी इनपुट हुई, ये क्या है, सेंसरी इनपुट, खबर रसा से इतला गई, कहाँ गई, सैक्रल एरिया में। जब सैक्रल एरिया में इतला गई तो इसने क्या कराना था, यहाँ से इसको रिलैक्स करवा के, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा करके एसिटाइलकोलिन रिलीज करके अपने M3 रिसेप्टर्स पे, और उसको यूरिन पास करवा देना था, जैसे कि छोटे बच्चों वगैरह में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अडल्ट मैच्योर के अंदर ये नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा जो यहाँ पर से सिग्नल आए और यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन किया, एज वेल एज इन्होंने एक और काम भी किया, उन्होंने आ करके और इस जगह पे इसको इनहिबिट भी कर दिया, इसको हम माइनस के निशान से बताते हैं, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। इन सिग्नल्स ने आकर के इसको क्या किया, इनहिबिट कर दिया। जब इनहिबिट कर दिया तो यहां से, क्योंकि पैरेलल मुख्तलिफ कामों ने साथ अंजाम देना होता है, तो ये सिग्नल जो जा रहे थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए से, तो ये सिग्नल भी रुक जाएंगे और ये अमल अब नहीं होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, आसान है, क्योंकि इन निज़ामों को समझेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा सिस्टम इस वक्त कमज़ोर है, कहाँ जा करके हमारी गोड अटक रही है, हमारे पेशेंट को कहाँ अटकाव है, तो हम उसको उसी तरीके की, उस मिजाज की, उस तहरीक में दवाई दे करके उसको ठीक कर सकते हैं, या उसको एहतियातें बता के। तो यहाँ तक का निज़ाम हमने आसानी से समझ लिया कि कैसे इसका कंट्रोलिंग सिस्टम काम कर रहा है। यूरिन मजीद बढ़ता ही चला जा रहा है, अब जाहिर बात है कैपेसिटी है, अभी भी सफिशिएंट प्लेस नहीं मिली है, तो यूरिन और बढ़ रहा है, और अब इसका दबाव बहुत ज़्यादा हद तक चला गया, मिसाल 350 400 ml, 450 ml तक चला गया है, बस 500 भी जा सकता है किसी को, लेकिन हम एक 400 की एक एवरेज आमतौर पे काउंट करते हैं इसकी फिलिंग एरिया की। अब इतना शदीद दबाव आ गया, जितना ज़्यादा ये बार बार सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब है हायर सेंटर को बार बार स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा ही रहे मुसलसल, नीचे से दाएं बाएं से दोनों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से ऊपर तक सिग्नल जा रहे हैं। जब ये मुसलसल सिग्नल जा रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से ऊपर से हायर सेंटर से आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब चूंकि मामला बहुत अपने लिमिट पे पहुंच गया है, अपनी हद पे पहुंच गया है, तो अब क्या होगा, अब मजीद इसको एक और काम करना है। अब हमारे पास आ गया इरादी उजलात वाला काम, कि अब हम अपने इरादे से कॉन्शियस अपने लेवल को बता रहे हैं कि नहीं, अभी भी कुछ देर हमें और थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो थोड़ा हम सफिशिएंट 2 5 10 मिनट हम बस पहुंचने वाले हैं, जाने वाले, ठीक है। उस वक्त दौड़ भी लगा रहे होते हैं लोग, साथियों ने देखा है कि कैसी हमारी उस वक्त ऐसे लोगों की हालत हो जाती है। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने 2 जो न्यूक्लियस है ना और दिखाए हैं, यहाँ पर सैक्रल पार्ट के अंदर, सैक्रल पार्ट में 2 सैक्रल हमने ये दिखाए हैं। ये कौन से हैं, न्यूक्लियस, सैक्रल न्यूक्लियस ऑफ ऑनफ न्यूक्लियस, ऑनफ, ON, ऑनफ न्यूक्लियस, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है,
इस पर भी आ करके स्टिमुलेशन का एक अमल होना है, जिसके नतीजे में चूंकि ये सिग्नल आ रहे हैं, अब ये सिग्नल स्ट्रांग होंगे, ये स्ट्रांग सिग्नल ने क्या करना है, इसको सोमैटिक आउटफ्लो को बढ़ाना है, यहां से सोमैटिक आउटफ्लो बढ़ेगा। सोमैटिक आउटफ्लो किसके साथ अटैच होता है, हमारे अमूमन हमारे इरादी उजलात के साथ, ठीक है, इरादी मसल्स जो हमारे उनके, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स तो ये नीचे था यहाँ लगा हुआ, लेकिन अब ये वॉलंटरी मसल है, तो वॉलंटरी मसल तक ये कौन सा है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, इरादी उजलात में से भी इरादी उजलात का हिस्सा है, और ये कौन सा है, गैर इरादी। हम साथ साथ में इसकी आइडेंटिफिकेशन भी सबको कराते जा रहे हैं ना। अच्छा, अब क्या होना है, इसको सोमैटिक आउटफ्लो ने अपने ऑन ऑफ न्यूक्लियस से इस तक पहुंचना है, और क्या करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है कि रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि अभी यूरिन पास नहीं करना, अभी थोड़ी हार्ड सिचुएशन है, तो ऐसी हालत के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी यहां पर, और ये रिसेप्टर कौन सा होगा, निकोटोनिक रिसेप्टर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, ये इसके साथ बाइंड होकर के एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा, जिससे ये निकोटोनिक जो रिसेप्टर है ये कॉन्ट्रैक्शन का अमल उसके अंदर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के कुछ वक्त मजीद हमें ये होल्ड करके देगा, ताकि अभी यूरिन कहीं एक्सटर्नल बाहर की तरफ जा करके अखराज ना हो पाए। जिनका स्ट्रॉन्ग उजलाती असाबी निज़ाम है उनको ये आसानी हो जाता है, ठीक है, जिनका कमज़ोर हो तो फिर उनका यूरिन, अभी हम आगे जा ही रहे हैं क्लिनिकल कोरिलेशंस के अंदर, तो उसको भी देखेंगे हम यहाँ पर। अब इसको किसने इतला की कि ये अमल कर, ये अमल तो यहाँ से हो गया, इसको भी तो किसी ने इतला करनी है ना कि अब ये अमल कर दे, तो हायर सेंटर से ही इसको सिग्नल आ रहा है, हायर सेंटर्स ने इसको सिग्नल देना है स्ट्रॉन्ग। अब जब इसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते चले जाएंगे तो क्या होगा, अब इसको मजीद इन्होंने भी चला दिया कि भाई अब तुम भी काम करो कुछ, तो इसको भी इन्होंने स्ट्रांगली, अब यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन का अमल है, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन का अमल है, यहाँ पर रिलैक्स का अमल है, ये पूरी तरह फुल हो चुका है, ये अब बस अब आखिरी वक्त है कि अब यूरिन पास कर लो वरना खैर नहीं है। तो अब यहाँ तक का अमल हमने देखा कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से हायर सेंटर के जरिए से, ये कमांड एंड कंट्रोल के जरिए से मुकम्मल हो गया। लेकिन अब सफिशिएंट प्लेस पे हम चले गए, हम देखते हैं कि भाई अब यहाँ यूरिन पास करना आसान है, और हम वहाँ पहुँच गए, वॉशरूम में पहुँच गए, अब वो माहौल और उससे हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर पूरा एक माहौल की अवेयरनेस आ रही है कि अब हम सफिशिएंट हैं, अब यूरिन पास करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हो गए, अपनी पोजीशन के मुताबिक बैठ गए हैं और यूरिन पास कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सारा सिग्नल हमारे ये सारे एहसास हमारे दिमाग में आता है, तो उसको सिग्नलिंग की सिस्टम के तहत फिर आज़ाद से उसने काम लेना है। तो अब क्या करना है, हायर सेंटर ने ये तमाम चीज़ें फील कर ली, फील करने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद, इसने सबसे पहले क्या करना है, जो पोंटाइन मैच्योरेशन सेंटर है इसको पहले इतला करनी है, और इसको क्या करना है इन्होंने, इसको इसने स्टिमुलेट करना है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, इसके स्टिमुलेशन के नतीजे में इसमें से जो डिसेंडिंग पाथवे के जरिए से जो सिग्नल जाएंगे वो क्या करेंगे, इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्होंने ऑन करना है, ताकि अब पेशाब करने के अमल को, क्योंकि इसमें सुकेड़ लानी है तो इस सिस्टम को ऑन करना है, तो अपने पाथवे से वो आएंगे, प्लस इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑफ करना है। तो उन्होंने आकर के क्या करना है, यहां पर पहुंच करके सबसे पहले इसको क्या करना है, माइनस, यानी कि माइनस से मुराद हमारी क्या है, यहां पर इनहिबिट करना है। तो यहां पर इन्होंने इसको इनहिबिट किया, एज वेल एज इन्होंने मजीद नीचे आ करके और इसको क्या करना है, इन्होंने प्लस का निशान हमने लगा दिया, तो समझ गए कि क्या करना है, इन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या करना है, इसको भी बंद करना है, रोकना है कि भाई ये अमल मत करना, इसको इन्होंने रोक दिया। इसलिए कि इसको रोकना क्यों जरूरी है कि इसको भी रिलैक्स करना है हमने, यूरिन पास करने के लिए इसको भी रिलैक्स करना है, प्लस इसके अंदर सुकेड़ लानी है। अब यहाँ पर उल्टे अमल हो रहे हैं, पहले ये सुकड़ रहे थे और ये फैल रहा था, अब ये सुकड़ेगा ये फैलेंगे,
ये वसी होंगे, खुला होगा, उसमें से यूरिन आराम से पास हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ये पोंटाइन सेंटर स्टिमुलेट हुए तो ये न्यूक्लियस ने अपने डिसेंडिंग पाथवेज के जरिए से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को L1 L3 के मकाम पे इनहिबिट किया कि ये जो तुम काम कर रहे थे फैलाने वगैरह का, इसको खत्म करो, और यहाँ पर जो सुकेड़ने का काम कर रहे थे ये भी खत्म करो, इस सुकेड़ को खत्म करो। फिर एक्स्ट्रा मजीद हमें फैसिलिटी उसने दी थी कि हमारे गैर इरादी के साथ साथ इरादी उजलात को भी उसने फैसिलिटेट कर दिया था, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को भी, कि इसको भी रिलैक्स करो। इसको रिलैक्स करने के साथ साथ खाली ये रिलैक्स हो जाए तो क्या फायदा अगर यहाँ से दबाव ना आए, तो साथ साथ में इसको सुकड़ने के लिए, इसको फराखी खत्म करने के लिए क्या करना था, उसने एसिटा अल्कोलिन को रिलीज करना था। कहाँ पर, M3 रिसेप्टर्स के ऊपर। M3 रिसेप्टर पे तब आता है जब यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने शुरू हो गए, और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, और यहाँ पर यूरिन जब तेजी के साथ ये पास होने के लिए नीचे की तरफ आएगा, दबाव बढ़ेगा, पास होना शुरू होगा, क्योंकि इसने गेट खोला है, तो मजीद स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएंगे लोकली। तो जब लोकली मजीद स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएंगे तो लोकली ही इसका रिफ्लेक्स भी होगा, उस लोकली रिफ्लेक्स से मजीद तेजी के साथ ये सुकेड़ इसके अंदर पैदा होगी, ये दबाव इसका प्रेशर बनेगा, और यूरिन पास होने में इसको आसानी हो जाएगी, यूरिन पास होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आसानी के साथ समझ में आ गया कि कितने सारे मैकेनिज्म, कितने फंक्शन काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सबसे पहले हमारा जो खबर रसा सिस्टम है उसने इतला की, फिर हुक्म रसा सिस्टम एक्टिवेट होकर के उन्होंने अपना काम किया। कहाँ गए सारे सिस्टम, अपने लीडर के पास, अपने हायर सेंटर के पास, वहां तक उसको इतलात पहुंचाई, इतलात लेकर के उन्होंने उसको प्रोसेस करके जवाब भेज दिया। जबरदस्त सिस्टमेटिक सिस्टम है इसके अंदर। उन्होंने जब जवाब भेज दिया तो उसके मुताबिक मसाने ने और जो स्फिंक्टर्स हैं उन्होंने अपना अमल किया। उस अमल के बाद जब वो अपने मखसूस जगह तक, रेंज तक पहुंच गए, तो गैर इरादी उजलात के साथ साथ इरादी उजलात को भी उन्होंने स्टिमुलेट किया कि अब तुम भी आ जाओ, अगर तुम्हारी भी जरूरत पड़ गई, जहाँ जरूरत ना हो आराम से बंदा यूरिन पास कराता है तो इस स्टेज तक नहीं जाता। इसके दर्जे है ना, उस दर्जों तक, जब उस लेवल तक जो होता है उसका रद्द अमल में वो काम होता है। जब हम इलाज मुआवजा भी कर रहे होते हैं तो हमें खाली मर्ज की तहरीक और तस्कीन तहलील मालूम नहीं करनी कि तहरीक कौन सी है, तहलील तस्कीन कहाँ पर है, हमें उसका दर्जा भी पता करना होता है, क्योंकि उस दर्जे पे जा करके हमने काम करना होता है। उस दर्जे का क्या मकसद होता है कि वो अभी इसमें देखें ना कितने दर्जे चल रहे हैं। अब हमारा अगर मिसाल के तौर पे ऊपर से ऑर्डर नीचे तक नहीं आ रहा तो हमें इस दर्जे को सही करना है ना, इस दर्जे को मालूम करके। अगर इतलात नीचे से ऊपर नहीं जा रही तो हमें उस दर्जे को सही करना है। इसमें ऊपर जाने वाली इतलात एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, अगर इस सेक्शन में ही खराबी है तो हमें इसके मुताबिक दुरुस्तगी करनी है। लेकिन अगर इस सेक्शन से ऊपर इतलात नहीं जा रही है तो हमें फिर इधर मेहनत करनी है। अगर इस सेक्शन में एनालाइज नहीं हो रहा तो हमें यहाँ मेहनत करनी है। और अगर यहाँ से जो नीचे आ रहे सिग्नल वो नहीं आ रहे, डिसेंडिंग पाथवे में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसको दुरुस्त करना है। और अगर इसके बाद अगर ये अहकामात मजीद इसके अंदर फराखी तो आ गई लेकिन इसके अंदर सुकेड़ नहीं पैदा हो रहा है जिसकी वजह से यूरिन बाहर पास हो सके, तो हमें इसमें मेहनत करनी है। इसके बाद यूरिथ्रा, इसके ट्राइगोन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह यहीं पनपते हैं, यहीं पलते हैं, यहाँ से इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं, तो इस जगह पे प्रॉब्लम है तो हमने यहाँ पर इसको दुरुस्तगी का अमल करना है। यूरिथ्रा के अंदर, फिर इसके अपने स्फिंक्टर इरादी या गैर इरादी उजलात के अंदर जनरली अगर कमजोरी होगी या तहरीक होगी हमारी, तो उसके मुताबिक का हमारे साथ अमल हो रहा होगा, रद्द-ए-अमल आ रहा होगा, तो उसे भी हमने देखना है। तो कितनी सारी बातें होती हैं, सिर्फ ऐसे ही बैठ करके और वास्कटें और शेरवानी और पता नहीं क्या क्या पहन पे करके और बस स्टेथोस्कोप लगाया होता है गले में और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। मैं तो देख रहा होता हूँ कि ये खुद बेचारे ज़हनी मरीज हो रहे होते हैं कि जिनको उन चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ही पता नहीं चल रहा होता और ये रिजल्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, अब एक बात ये बताएं कि यहाँ तक तो यूरिन आ गया, यहाँ पर आ गया, अब इस यूरिथ्रा ज़ाहिर है 20 सेंटीमीटर मेल में मैंने बताई है, फीमेल में तो 4 सेंटीमीटर की ऑलमोस्ट उसकी लाइनिंग है, तो वो तो फौरी तौर पे पास हो जाता है। अब मेल के अंदर चूंकि लाइनिंग बड़ी है तो अब उसमें कैसे पासिंग होगी, अब उसके अंदर तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा प्रेशर सिस्टम होना चाहिए था ना कि जो उसको वहां से उसको रिलीज कराए उसका। तो वो उसको रिलीज कराने के लिए वहां पर कौन सा मसल, कौन सी ऐसी चीज़ है, ये बताएं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, जब एजुकुलेशन का काम होता है तो उस वक्त एक जो सीमेन का झटके के साथ बाहर खराज करना होता है, तो वहाँ एक मसल के बारे में पढ़ा था जो पेनिस की जड़ के अंदर वो लिपटे होते हैं नीचे बेस के अंदर, और वो मसल्स ने एक स्ट्रॉन्ग ताकत पैदा करनी होती है पुशअप करने की।
तो याद होगा साथियों को, बल्बो कैवर्नस मसल, बल्बो स्पॉन्जियस भी बास किताबों में लिखा होता है, और पुरानी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है बल्बो कैवर्नस मसल, ठीक है। तो उस मसल ने क्या करना है, उसने पूरी ताकत लगा करके जो यूरिथ्रा की लाइन है मेल के अंदर, उसको उसने क्लियर करना है। तो वो अगर स्ट्रांग होगी तो यूरिन पूरा जो उसमें आया पूरा पास हो जाएगा, उसको यूरिथ्रा की लाइन में रुकना नहीं चाहिए कहीं पर भी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, नोट करें, छोटी छोटी बातें होती हैं, काम आती हैं। अब कौन सा सिस्टम खराब होगा, अब ये बल्बो स्पॉन्जियस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई है तो मुझे बताएं, फिर हम क्या उसको दवाई देंगे, क्या तशखीस करके इलाज करेंगे उसका, क्योंकि इसने ताकत लगा करके फेंकना है, तो उजलात के अंदर कमजोरी आई है। तो अब इसको जो स्टिमुलेट कर रहा है, अगर असबी निज़ाम खराब है तो भी ये काम नहीं करेगा, और अगर ये खुद खराब है किसी वजह से उस सिग्नल को असाब के रिसीव नहीं कर पा रहा, तो फिर वो खराबी को हमें दूर करना होगा। तो हाँ, दोनों सूरतों में कई मरतबा ऐसा होता है, अलामत हमें जो मिलती है वो और तरीकों में भी हो सकता है। अब ये कतरे आने हैं, अब जिसको कतरे आ रहे हैं लोग उसको फौरन उठा करके फतवा लगाते थे, ये गुद्दी उजलाती है या गुद्दी असाबी में है या असाबी उजलाती में। मैंने अलग अलग तहरीकें लोगों की देखी है फिट करते हुए, बस अलामत का नाम सुनते ही कोई ना कोई तहरीक ठोक देते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, गौर तो करो, चेक तो करो, सबूत तो लो। चलो आपने सोच लिया, आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है, आपने समझ लिया कि हाँ जी ये फला तहरीक के अंदर ये अमूमन होता है, मान लिया, आप उसको क्रॉस चेक करके सबूत तो ले लो कि हाँ वाकई ये जो हम हुक्म लगा रहे हैं ये पक्का है कि नहीं। तो उसको देख करके हम चल सकते हैं। नबस से अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कारूरे से देख लें, कारूरे से भी नहीं समझ में आ रही तो मजीद किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास अपने मरीज को भेज दें, ना कि खुद तुक्के लगाएं। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हुए जब इसमें काम करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। अब हमने देखा कि क्लिनिकल कोरिलेशंस की भी हमने कुछ बातें की कि अगर यहाँ पर हमें कतरों की शिकायत किसी पेशेंट को आती है तो फिर हमने क्या करना है, इन मसल्स को दुरुस्त करना है। अगर उसको यूरिन पास करने में तकलीफ है तो इनमें से कोई एक मसल ख़राब हो सकता है। अब उसमें इरादी है या गैर इरादी है, क्योंकि ये पूरे तरीके से खुल नहीं रहे, पूरे तरीके से जब ये खुल नहीं रहे और यूरिन पास होना है और यूरिन पास नहीं हो पा रहा है तो तकलीफ देगा ना, दर्द करेगा। ज़ाहिर है इस पर यहाँ पर पेन रिसेप्टर भी मौजूद है, पेन सेंस करते हैं। जब हम पेन के अंदर, पेन सेंसेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ हम इस तरह की बातें पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पेन होगा। अगर किसी को इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन यहाँ पर आमतौर पर होता है, तो इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमने क्या अमल करना है, किसके साथ चलना है। अगर मसाने की प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को एहसास ही नहीं होता, उनका असबी निज़ाम इतना ख़राब हुआ होता है कि वो ऊपर तक इतला ही नहीं दे रहा होता। जब इतला नहीं दे रहा होता तो उनका मसाना फूलते 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 इनलार्ज ही हो रहा होता है और वो अपने बेढंगा सा बड़ा वसी हो चुका होता है। तो इस हालत के अंदर क्या होगा, हम उसकी सेंसेशन को बढ़ाएंगे ना, और वो कहेंगे हमें पेशाब इतना सारा आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अब हम उठ के जैसे ही वॉशरूम जाने लगते हैं तो हमारा यूरिन पास होना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर इसका रिवर्स अमल नहीं हो पा रहा, इसकी जो इतलात दिमाग तक जानी थी वो जा नहीं रही, जा रही है तो दिमाग में वसूल नहीं हो रही, वसूल हो रही है तो वह एनालाइज नहीं हो रहा, एनालाइज हो गया है तो उसने जो ऑर्डर भेजा है नीचे वो नीचे नहीं जा रहा। अगर पोंटाइन सेंटर पे मिसाल के तौर पे आ गया लेकिन पोंटाइन सेंटर से आगे की तरफ नहीं गया, ये सब चीज़ें हम आसानी तशखीस कर सकते हैं। हमें कोई बिला वजह की रिपोर्टों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यही नब्ज़ और कारोने की मदद से और अलामत सुन के इन तीनों को कंपाइल कर लें, तीनों को नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह आपकी ये पूरी तशखीस ज़बरदस्त होती चली जाएगी। कोई इशू नहीं होगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप मरीज़ के अंदर झांकें कि कहाँ कहाँ तक का अमल हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जब तक ये जानने और झांकने का अमल नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलती। तब तक आप लोगों को फ़ोन ही करते रहेंगे। हमारे पास अजीब अजीब से व्हाट्सएप पे और उस पर मैसेजेस आ जाते हैं कि मुझे ये फ़ला प्रॉब्लम है, मेरी ये रिपोर्ट देख लें, मेरा वो बता दें, मुझे दवाई बता दें। और ये ऐसे थोड़ी दवाई बताई जाती है। और मैं तो कम अज़ कम पूरी कोशिश करता हूँ भाई कि इस तरह से कोई तशखीस करके किसी को लाल बत्ती के पीछे ना लगाऊं। उनकी तशखीस ज़रूर करता हूँ जो मेरे ज़ेर इलाज होते हैं या मुझसे इलाज करा रहे हैं या काम चल रहा है। लेकिन वो लोग जो सेल्फ मेडिकेशन पे चलना चाह रहे होते हैं या वो अपने मरीज़ उनके पास आ रहे होते हैं, अब बताएं मरीज़ उनके सामने मैं क्या करूँगा। और हमने अगर कोई चीज़ बता भी दी गलती से तो नुकसान आपका होगा। नुकसान आपका क्या होगा कि उस मरीज़ पे आपने वो अमल कर लिया, आपने जो बताया उसी पे हमने जवाब दे दिया। जब हमने उसी पे जवाब दे दिया और आपने बताने में गलती की है, आपने तशखीस ही गलत किया, हमें जो फीड किया वो गलत किया, लेकिन जो हमने उसको सुन करके जवाब दिया वो दुरुस्त है, लेकिन वो दुरुस्त जवाब आपके मरीज़ के मुवाफिक नहीं है, तो क्या होगा, आपके मरीज़ पे प्रॉब्लम आएगी। जब आपके मरीज़ पे प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या कहेंगे, इतने बड़े हकीम साहब से भी हमने पूछा था, उन्होंने जो हमें बताया, हमारे तो मरीज़ को नुकसान हो गया। नुकसान आपकी अपनी वजह से हो रहा है।
इससे बेहतर है कि आप ये हमसे मछली पकड़वा के खाएं, आप खुद पकड़ना सीखने, जो तबीब है वो अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, और जो मरीज है वो प्लीज मरीज बन के चले, वो तबीब बन करके हमसे अपना इलाज ना कराएं। तो इंशाल्लाह इन उमूर के ऊपर अगर गुफ्तगू हम कर रहे हैं और होती भी रहेगी, लोग ख्याल रखेंगे तो फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।